जरा सोचिए, एक मंकी जंगल में कई सालों से रह रहा था और लोकल कम्युनिटीज उसे जानती थी। उसकी तस्वीर भी 2008 में ली जा चुकी थी, लेकिन साइंस को ये एस्टेब्लिश करने में सालों लग गए कि ये रियलिटी में एक अलग स्पीसीज है। इस मंकी का नाम है लाइक वैली। और ये अ, मतलब सबसे स्ट्राइकिंग पहचान इसकी इसके काले शरीर के बीच, मुंह के आसपास इसके जो है मतलब ऑरेंज और क्रीम कलर्ड पैचेस हैं। तो सवाल ये है कि नई स्पीसीज की पहचान कैसे होती है? केवल इसकी अपीयरेंस, बाहरी इसका मुखौटा देखकर, या फिर डीएनए और एवोल्यूशनरी एविडेंस भी चाहिए? सो आज हम इसी बात पर, इसी डिस्कवरी को समझेंगे बायोडाइवर्सिटी, एवोल्यूशन और साइंस, टेक्नोलॉजी और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइक वैली क्या है। तो ये मामला सेंट्रल अफ्रीका का है। यहाँ पे अगर आप मैप में देखो तो सेंट्रल अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको डीआरसी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है लोमामी नेशनल पार्क। और आसपास के यहाँ पे रेन फॉरेस्ट लैंडस्केप्स हैं। इसमें इस मंकी पॉपुलेशन की स्टडी की गई और इसे लाइक वैली कहा जाने लगा। इसका नाम जो है वो लाइक वैली है। और इसे क्लोबस कॉन्गोएंसिस कहा जाने लगा। इसका नाम है क्लोबस कॉन्गोएंसिस। इसका नाम, जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, दैट इज क्लोबस कॉन्गोएंसिस। और अगर इसके शरीर देखा जाए तो यहाँ पे हम पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि ये ब्लैक कलर का होता है। और इसके माउथ के आसपास जो है वो ऑरेंज से क्रीम कलर के पैच इसे स्ट्राइकिंग अपीयरेंस देते हैं। इसके टेल के नीचे भी एक वाइट पैच दिखाई देता है। लेकिन ध्यान रखिए कि कोई भी नई स्पीसीज जब अनाउंस की जाती है तो इतना कहना काफ़ी नहीं है कि एनिमल थोड़ा सा दूसरे बंदरों से अलग दिखता है, दूसरे एनिमल से अलग दिखता है। अब वैज्ञानिकों को ये एस्टेब्लिश करने में जो है वो पॉपुलेशन जो है वो दूसरे क्लोजली रिलेटेड एनिमल से जो कंसिस्टेंटली डिस्टिंक्ट है, बड़े सारे प्रूफ देने होते हैं, बड़े सारे एविडेंसेस देने होते हैं। और यहीं आता है मॉडर्न साइंस का रोल। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो साइंटिफिक नेम है क्लोबस कॉन्गोएंसिस। और ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? सर्कोपिथेसिडे। सर्कोपिथेसिडे। और जीनस है क्लोबस और स्पीसीज है कॉन्गोएंसिस। इसको कॉमनली जो है वो लाइक वैली के नाम से जाना जाता है। और हैबिटेट इसका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। और डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी लोमामी नेशनल पार्क, जो कि डीआरसी में है। और डाइट है इसकी कि ये पत्तियां खाता है, फ्रूट्स खाता है और फ्लावर्स खाता है। और इसका बिहेवियर है, ये पेड़ों पे रहता है ज़्यादातर, आर्बोरियल है, सोशल है और ये ग्रुप्स में रहता है। तो अगर हम इसके बारे में रिसेंटली जो न्यूज़ में है थोड़ा सा उसके बारे में जान लें तो अभी रिसर्चर्स हैव कंफर्म्ड ए न्यू स्पीसीज ऑफ मंकी। उसका नाम लाइक विली और क्लोबस कॉन्गोएंसिस है। लोमामी नेशनल पार्क में आया। और इसको पहले जो था वो फोटोग्राफ लगभग इसके 2008 में आ गई थी। और पर इसको डिस्टिंक्ट स्पीसीज कंफर्म करते करते, एक एज ए स्पीसीज एस्टेब्लिश करते करते काफ़ी टाइम हो गया। और 2018 से 22 के बीच में स्टडीज़ चली, फील्ड स्टडीज़ चली, और उसके बाद ये प्रूव हुआ कि ये क्लोबस कॉन्गोएंसिस जो है, लाइक वैली जो है, एक डिफरेंट स्पीसीज है। और फिर उसका नाम जो है वो लाइक वैली, बाई लोकल पीपल ने इनका लाइक वैली रखा हुआ है, मीनिंग ब्लैक इन द लोमामी लैंग्वेज। तो लोमामी लैंग्वेज में इसको ब्लैक कहा जाता है। अब इसके फर्स्ट फोटो 2008 में आए और फॉर्मल कंफर्मेशन इसकी एज ए स्पीसीज 2026 में हुई। कौन से मेथड्स यूज किए गए? जेनेटिक टेस्ट यूज किए गए, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी यूज की गई और फील्ड ऑब्जर्वेशंस। उन्होंने इसको अल्टीमेटली कंफर्म किया एज ए सेपरेट स्पीसीज। अब इसके अगर एंडेंजर्ड जो स्टेटस की बात करें तो ये एंडेंजर्ड है। IUCN की जो लिस्ट के अकॉर्डिंग ये एंडेंजर्ड स्पीसीज मानी जाती है। और इसकी की आईडी फीचर्स हैं स्ट्राइकिंग ऑरेंज क्रीम पैचेस अराउंड माउथ और वाइट पैचेस अंडर टेल। तो अगर कौन कौन सी इसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंगल से जो अगर देखें तो क्या क्या यूज़ किया गया इसके एनालिसिस के लिए, तो जेनेटिक एनालिसिस कि डीएनए सीक्वेंसिंग हेल्प्ड कंफर्म इट्स डिस्टिंक्ट एवोल्यूशनरी लीनिएज। तो काफ़ी जो जेनेटिक एनालिसिस के कारण जो है इसमें जो डीएनए में मौजूद जेनेटिक वेरिएशंस थी, वैज्ञानिकों को ये समझने में हेल्प करती हैं कि अलग अलग पॉपुलेशन आपस में कितनी क्लोजली रिलेटेड है और उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। सो इसे ऐसे समझिए कि दो मंकीज देखने में कजन्स जैसे लगते हैं, लेकिन डीएनए कह सकता है अपीयरेंस सिमिलर है, लेकिन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री अलग है। और इसमें एक और कंपोनेंट है, दैट इज फील्ड ऑब्जर्वेशन। तो उसमें क्या है कि
जो रिसर्चर्स हैं हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन और बिहेवियर और पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स को फील्ड में डॉक्यूमेंट करते हैं। और इस केस में जो जो उपलब्ध जो रिपोर्ट्स हैं अवेलेबल, उनके अनुसार जो है वो 2018 से 22 के बीच फील्ड ऑब्जर्वेशंस की गई, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। और जेनेटिक एविडेंस ने इसकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो फिर कैमरा ट्रैप्स हैं, तो रिमोट कैमराज जो है वो उन्होंने उसकी इमेजेस ली डेंस फॉरेस्ट में, जो है वो कैमरास की हेल्प से उनकी जो फोटोग्राफी की गई, उन्होंने आइडेंटिफिकेशन में जो मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी हेल्प की। जीआईएस और हैबिटेट मॉडलिंग, सो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को मॉनिटर करना, उसको मैप करना जो है, और उसकी थ्रेट्स जो एग्जिस्टेंस थ्रेट्स के बारे में जो जीआईएस और हैबिटेट मॉडलिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है। फिर बायो अकोस्टिक्स हैं, वो कैसे साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उनकी साउंड्स की जो वोकलाइजेशन स्टडीज़ हुई, सो उनके कम्युनिकेशन डिफरेंसेस बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करने में काफ़ी हेल्प मिली। फिर ईडीएनए, तो ईडीएनए जो है वो एनवायरमेंटल डीएनए, मतलब जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादातर जो वाइल्ड लाइफ या फिर ऐसे जहाँ पे इतना इजीली जो है वो एनिमल अवेलेबल नहीं होता, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हो सकती, तो हम जहाँ उसका हैबिटेट है, जिस हैबिटेट में एनिमल रहता है, तो उसमें जाके उसके जो जहाँ वो पानी पीता है या जिस जगह वो रहता है, तो उसके बॉडी के जो सेल्स हैं, जैसे हेयर्स हैं या स्किन सेल्स हैं या कोई और फ्रेगमेंट्स है बॉडी के, वो वहाँ पे बार्ड ऑफ होते हैं, गिरते हैं, तो उनको कलेक्ट करके पानी वाले सोर्स से सैंपल लेके हम उसके फुटप्रिंट्स जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, हम पता चला सकते हैं कि कौन सा एनिमल यहाँ रहता है। तो ईडीएनए जो है वो उनकी मॉनिटरिंग में जो है वो एक बड़ा पोटेंशियल टूल की तरह यूज़ होता है। अगर हम यहाँ पे थ्रेट्स की बात करें, तो हैबिटेट लॉस जो है ड्यू टू लॉगिंग और माइनिंग और एग्रीकल्चर जो है वो एनिमल्स को, इनको बहुत ज़्यादा थ्रेट्स रहती हैं वाइल्ड एनिमल्स को। फिर बुश मीट हंटिंग है, फिर स्मॉल पॉपुलेशन साइज़ है, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स हैं, लिमिटेड रेंज है, जैसे हाई वल्नरेबिलिटी हो जाती है अगर कम रेंज है उनकी, तो कंजर्वेशन जो है वो उसकी नीड बढ़ जाती है। तो अगर हमने स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन ऑफ लोमामी नेशनल पार्क करेंगे और उसके सराउंडिंग कॉरिडोर्स की, तभी इस स्पीसीज़ को हम अच्छे से प्रोटेक्ट और कंजर्व कर पाएंगे। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि इट एड्स टू ग्लोबल प्राइमेट डाइवर्सिटी नॉलेज। तो प्राइमेट की स्पीसीज की काउंट में एक और स्पीसीज बढ़ गई है हमारे पास, और इंडिकेटर ऑफ हेल्दी रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो जहाँ अच्छा एनवायरनमेंट होएगा, ये वहीं सर्वाइव कर पाएंगे। सपोर्ट्स कंजर्वेशन प्रायोरिटाइजेशन इन कॉन्गो बेसिन, और फिर एंगेजेस लोकल कम्युनिटीज इन बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। तो बड़े सारे फैक्टर्स हैं जो जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो न्यू स्पीसीज डिस्कवरीज हाईलाइट द इरिप्लेसेबल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। एंड द नीड फॉर साइंस बेस्ड कंजर्वेशन मेथड्स। सो लेटेस्ट न्यूज़ जो 2026 में आया है, तो एक बार हम फिर से इसको थोड़ा सा रिकैप कर लें कि अफ्रीकन प्राइमेट्स की काउंटिंग बढ़ गई है। उसको अफ्रीकन जर्नल अफ्रीकन प्राइमेट्स में उसको पब्लिश किया गया, जर्नल का नाम है, एंड डिटेल्स द डिस्कवरी एंड द कंजर्वेशन स्टेटस। और डीआरसी गवर्नमेंट विद कंजर्वेशन एनजीओज प्लान्स एनहेंस्ड प्रोटेक्शन मेजर फॉर द लोमामी एनपी, मतलब नेशनल पार्क। सो लोकल कम्युनिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है, इको टूरिज्म और अवेयरनेस प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, और इंटरनेशनल फंडिंग सॉट फॉर रिसर्च एंड मॉनिटरिंग एंड हैबिटेट रेस्टोरेशन फॉर दिस। सो अगर हम यहाँ पे और एग्जांपल्स लें अगर सिमिलर डिस्कवरीज का, तो लेसुला मंकी है, जिसको सर्कोपिथेकस लोमानियंसिस कहा जाता है, तो डिस्कवर्ड इन लोमामी नेशनल पार्क, लेटर कंफर्म्ड एज न्यू स्पीसीज, ये 2007 में हुआ। फिर कनक्वेटा टिटी मंकी, तो ये 2012 में डिस्कवर हुआ और रिपोर्ट किया गया, फाउंड इन रिमोट कोलंबियन रेन फॉरेस्ट। और ओलिंगिटो, ये 2013 में, ये फर्स्ट न्यू कार्निवोरस डिस्कवरी इन साउथ अमेरिका, तो इन 35 ईयर्स। तो ये जो है मतलब ये काफ़ी जो मैमल्स की और प्राइमेट की कैटेगरी में आने वाले जो हैं वो एनिमल्स हैं जो कि डॉक्यूमेंट हुए हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखें, तो चीज़ें जो हैं हमें बहुत इम्पॉर्टेंट लगेंगी, क्योंकि इंडिया भी एक मेगा डाइवर्स कंट्री है, और हमारे वेस्टर्न घाट्स, हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज हैं। सो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एक ये हमें ऐसा पॉइंट मिला है। तो नई स्पीसीज डिस्कवरीज हमें एक ब्रोडर लेसन देती है। कंजर्वेशन केवल टाइगर या फिर एलिफेंट या फिर राइनोसिरस तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि हमारे फॉरेस्ट में इंसेक्ट्स भी हैं, एम्फीबियंस भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो बड़ी सारी स्पीसीज डाइवर्सिटी हमारे पास है, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन लगातार अभी हो ही रही है। सो इसलिए टेक्सोनॉमी कोई आउटडेटेड साइंस नहीं है। टेक्सोनॉमी इज द फाउंडेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्योंकि स्पीसीज की आइडेंटिटी, डिस्ट्रीब्यूशन और इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स पता ही नहीं होंगी,
तो उसके लिए इफ़ेक्टिव कंज़र्वेशन स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी? अगर हम यहाँ पे सिविल सर्विस या यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखें, तो लुमामी नेशनल पार्क किस कंट्री में है? दैट इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और लाइक वैली किस प्रकार का एनिमल है? इट इज़ प्राइमेट, ये मंकी है। और नई स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन में कौन से टूल जो हैं वो यूज़फुल होते हैं? तो दैट इज़ मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स, फील्ड ऑब्जर्वेशन और जो मॉडर्न बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग टेक्निक्स हैं। तो यहाँ पे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के एंगल से देखें, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, थ्रेट्स टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये जीएस पेपर 3 के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्योग्राफी, जो कि कॉन्गो बेसिन वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे। फिर साइंस एंड टेक के एंगल से देखें तो रोल ऑफ जेनेटिक टूल्स, कैमरा ट्रैप्स, जीआईएस, ईडीएनए इन बायोडाइवर्सिटी रिसर्च। और कंजर्वेशन पॉलिसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये इंडियन एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक अगर इसकी ग्लोबल रेलिवेंस देखें तो सीबीडी, एसडीजीज, मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें गोल नंबर 15 लाइफ ऑन लैंड और पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, तो ये सारे ही पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर लाइक वाली की कहानी सिर्फ एक मंकी की कहानी नहीं है, इसको अगर हम देखें तो यह हमें बड़े सारे जो सब्जेक्ट से जोड़ती है, कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए हमें जो है वो मोटिवेट करती है। तो यहाँ तीन बड़ी बातें जो हैं वो ये हमें बताती है कि पहली, कि पृथ्वी की बायोडाइवर्सिटी अभी तक पूरी तरह डॉक्यूमेंटेड नहीं है। दूसरा, जेनेटिक्स और फील्ड इकोलॉजी मिलकर टेक्सोनोमी को एक अधिक पावरफुल बना रहे हैं, पावरफुल जो टूल बना रहे हैं। और तीसरा है कि नई स्पीसीज की डिस्कवरी के साथ उसके हैबिटेट की प्रोटेक्शन भी उतनी ही जरूरी है जितनी स्पीसीज की। क्योंकि जिस स्पीसीज के एग्जिस्टेंस को हम बचाएं, पहचानेंगे ही नहीं, उसकी कंजर्वेशन प्लानिंग कैसे करेंगे? साइंस हमें नेचर के नए सीक्रेट्स बताती है, लेकिन कंजर्वेशन तय करता है कि वे सीक्रेट्स आने वाली जनरेशन्स के लिए जीवित रहेंगे या नहीं। ऐसे ही साइंस, एनवायरनमेंट और सिविल सर्विसेज से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए काशिप एजुकेशन को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें।